अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खैरा ज़राई मशरूक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। बिजाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को फराहम करेंगे। मेरा जो पैगाम है आज उन काश्तकारों के लिए है जो कपास के बाद गंदम को काश्त करते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आप कोशिश क्या करें कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। ये जो ज़राअत का अमल होता है ना, ये ज़राअत का जो शोबा है, इसमें किसी को मुकम्मल अबूर हासिल नहीं हो सकता। हर साल नई वैरायटियाँ होती हैं, नए तरीके आते हैं काश्त करने के। मेरे काश्तकार भाइयों, ये ज़राअत ऐसा शोबा है, आप पूरी ज़िंदगी इसको सीखते रहते हैं। ये मुकम्मल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि हाँ भी हर चीज़ हमें आती हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फार्मर लेवल पे फील्ड के अंदर हम उनसे सीखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नई आती हैं ऊपर से, और फिर हम आप लोगों को वो बताते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों, आपके लिए ये वीडियो जो है ना, ये मुकम्मल मालूमाती होगी आप लोगों के लिए। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर ज़राई मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। मेरे काश्तकार भाइयों, सबसे पहले आपने ये करना है कि जब आप कपास की आखिरी चुनाई कर रहे हो, आखिरी चुनाई के 15 दिन पहले आपने खेत को पानी लगा देना है। फिर आप जब आखिरी चुनाई कर लें, उसके बाद आपने ज़मीन से छड़ियों को काट देना है। तब तक ज़मीन जो है ना वत्तर में आ जाएगी। पानी लगाने का पहले मकसद ये होता है कि ताकि वक्त का ज़िया ना हो, टाइम बच जाए, हम फसल को टाइम के ऊपर काश्त कर सकें। जब आपने ज़मीन के अंदर से छड़ियाँ काट दी, अब ये है कि ज़मीन की तैयारी का मरहला शुरू हो गया है। मेरे काश्तकार भाइयों, सबसे पहले आपने ज़मीन के अंदर रूटावेटर चलाना है। रूटावेटर चलाने का फ़ायदा ये है कि जो कपास की फसल की बाकियात हैं वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएंगी, यानी कपास के जो स्टब्बल वगैरह हैं वो ज़मीन के अंदर रूटावेटर के ज़रिए मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद आपने 2 सादा हल चला के ज़मीन को तैयार कर लेना है। वो तकरीबन हर काश्तकार इसी तरीके से ही ज़मीन की तैयारी करते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, 2 तरीके आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरीका है ड्रिल काश्त का, जो ड्रिल के अंदर बीज को डाल के उसकी बिजाई की जाती है। दूसरा तरीका है छट्टे वाला मेथड, यानी छट्टे वाला तरीका, जिसको हम ब्रॉडकास्ट मेथड भी कहते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, छट्टे वाला मेथड ये है कि आपने शरकन गरबन छट्टा लगा देना है, दोहरा छट्टा जिसको हम कहते हैं। उसके बाद जो है ना, आपने उसकी ज़मीन के अंदर सुहागा चला देना है। सुहागा चलाने का मकसद ये होता है कि ज़मीन के अंदर बीज थोड़ा सा दब जाए। इस तरीके से जो बीज होता है ज़मीन के अंदर वत्तर में चला जाता है, और नमी की इंतहाई ज़रूरत है इसके उगाव के लिए। अगर नमी बीज को न मिले तो फिर बीज नहीं उग सकता। इसके बाद एक और तरीका है जिसको हम गब छट के तरीका भी कहते हैं। ज़्यादातर काश्तकार ये इस्तेमाल करते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, जो गब छट का तरीका है, गब छट का तरीका तो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। थोड़ा सा मुख्तलिफ किस तरीके से है, उसमें जो है ना, हमने 15 दिन पहले पानी लगा दिया था ज़मीन की तैयारी करने से पहले, ताकि ज़मीन के अंदर वत्तर मौजूद हो। वत्तर में हमने जो है ना ज़मीन की तैयारी करके उसके बाद हमने बिजाई कर दी थी। और उसको उगने के लिए वत्तर की ज़रूरत होती है, और ज़मीन के अंदर वत्तर का होना ज़रूरी है। लेकिन गब छट का तरीका थोड़ा सा किस तरह मुख्तलिफ है, ये इस तरह मुख्तलिफ है कि हम इसमें खुश्क ज़मीन की तैयारी करते हैं। इसमें वत्तर का कोई अमल दखल नहीं होता। जब आप ज़मीन की तैयारी कर लें, फिर आपने उसके अंदर जो है ना वो पानी लगा देना है। पानी लगाने के 2 घंटे बाद फिर आपने बीज का छट्टा लगाना है। बीज का छट्टा उसी तरीके से लगाना है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दोहरा छट्टा लगाना है। दोहरा छट्टा लगाने का फ़ायदा ये है कि ज़मीन कोई खाली जगह उसमें नहीं रह जाती, तो हर जगह बीज बराबर बराबर जो ना वो चला जाता है ज़मीन के अंदर, और इस तरीके से फिर वो गैप नहीं रह जाते। पौधों की तादाद पूरी हो जाती है, और पौधों की तादाद पूरी हो तो फसल की पैदावार भी अच्छी आती है। एक और एहतियातन तदाबीर भी आप लोगों को बता दूं कि आपने, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 घंटे के बाद छट्टा लगाना है। अगर देखें आपकी ज़मीन अगर पानी देर तक खड़ाती है, देर तक उसमें पानी खड़ा रहता है, तो फिर आपने 2 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद छट्टा लगाना है। अगर आपकी ज़मीन आधे घंटे के बाद सूख जाती है, 1 घंटे के बाद सूख जाती है, तो फिर आपने इसको जल्दी करना है, इसको छट्टा लगाने में, यानी 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर आपने इसका छट्टा लगा देना है। मेरे काश्तकार भाइयों, आपने बिजाई के वक्त जो ना डीएपी जो इस्तेमाल करनी है, जो अगर रकबा आपका अच्छा है, ज़रखेज़ रकबा है, तो फिर कम से कम आपने 1 बोरी डीएपी फ़ी एकड़ और आधी बोरी यूरिया आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो अगर रकबा दरमियाना है तो फिर आपने 1.5 बोरी। अगर रकबा आप लोगों का, यानी ज़मीन आप लोगों की अगर कम ज़रखेज़ है, तो फिर आप 2 बोरी डीएपी इस्तेमाल करें, और उसके साथ आधी बोरी यूरिया इस्तेमाल करें। इब्तदाई स्टेज के ऊपर जब बीज उगता है, सबसे पहले उसकी जड़ निकलती है। जड़ को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उसकी बढ़ोतरी के लिए। इसके अलावा जब जड़ निकलती है, पहले जड़ निकलती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर से उसका पत्ता निकलता है, उसका यानी तना निकलता है, उसको भी ज़रूरत होती है उस वक्त नाइट्रोजन की। जो फास्फोरस के अंदर 18% नाइट्रोजन होती है। हमारी ज़मीनें इतनी अच्छी नहीं हैं, जिसकी यानी ज़्यादा असासियत वाली ज़मीनें, हाई पीएच लेवल वाली ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। उसकी वजह यह है कि इससे फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और ज़मीन का पीएच लेवल थोड़ा
کم ہو جائے گا، اور جو خوراک وغیرہ یا کھاد وغیرہ ہم زمین کے اندر ڈالیں گے وہ پودے کو لگے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کلراٹھا یا نمکیات والا رقبہ ہے، سخت رقبہ ہے، تو پھر آپ نے اس میں ڈی اے پی استعمال نہیں کرنی، وہ اس میں زیادہ اس کو مزید سخت کر دے گی اور زمین کا پی ایچ لیول مزید بڑھا دے گی۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے نیٹروفاس یا ٹی ایس پی یا ایس ایس پی کی شکل میں آپ نے فاسفورس زمین کو دینی ہے۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ورائٹیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے نئی نئی ورائٹیاں آئیں گی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات لازمی دیں گے، ان کی خصوصیات بھی بتائیں گے کہ کس کس علاقے کے لیے کون کون سی ورائٹی آئی ہے، مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر زرعی معلومات آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔